सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 9 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर जो सभी प्रतिनिधि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहां पर सरकार अब वाहवाही लूटना चाहती है। किस क्षेत्र में? तो डेयरी सेक्टर में। क्या जीएसटी में मेजर बदलाव किए गए थे? इसको हम समझ लेते हैं, लेकिन पहले जो है न्यूज़ को समझेंगे, उसके बाद जो लाइनें सरकार ने कहा है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, सरकार ने अभी एक मेजर जीएसटी रिलीफ दिया है जो डायरेक्टली 10 करोड़ डेयरी फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। ये डिसीजन ऑपरेटिव्स के लिए लिया गया है, जैसे कि अमूल हो गया, नंदिनी हो गया और छोटे-छोटे जो दूध के सहकारी समितियाँ हैं, उनके लिए। अब क्या बदलाव किया गया है, ये भी समझ लीजिए। तो जो पहले कॉपरेटिव्स को 18% जीएसटी देना पड़ता था सर्विसेज़ पर, जैसे कि दूध कलेक्शन, कैटल फीड, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ वेयर हाउसिंग पर। लेकिन अब इसे 5% कर दिया गया है और कुछ सर्विसेज़ पर जीएसटी कंप्लीटली एक्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो फार्मर्स के लिए उनको दूध का ज़्यादा दाम मिलेगा, यानी प्रोक्यूरमेंट जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। कैटल फीड और जो इनपुट है वो सस्ता मिलेगा। कॉपरेटिव्स के लिए बात करें तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। कंज्यूमर्स की बात करें तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के प्राइस स्टेबल रहेंगे। वहीं गवर्नमेंट का एम है सहकार से समृद्धि के विजन को पुश करना, साथ ही साथ रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट करना, फार्मर्स की इनकम डबल करना और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव सिस्टम के थ्रू एम्पावर करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो ये इंश्योर करना कि छोटे और मार्जिनल फार्मर को भी इसका फ़ायदा मिले, सिर्फ बड़े कोऑपरेटिव्स को ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना होगा, यानी कि कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन में काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लॉस का भी यहाँ पर रिस्क है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं से उसका भरपाई कर ही लेगा। तो मेजर जीएसटी चेंजेज़ में क्या बदलाव हुए थे, ये न्यूज़ तो मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको समझा रखा है कि जो 56वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है, 2 दिन 3 दिन पहले की ही न्यूज़ थी, जिसमें मैंने बताया कि जो शिफ्ट है, जो स्लैब्स का शिफ्ट है वो 5%, 18% और 40% ही अब रह गया है। अब जो 0% वाला आइटम था, उसमें भी कुछ शिफ्ट कर दिया गया है, पर उसको हटाया नहीं गया है। 40% किसके लिए है? सिन और लग्ज़री गुड्स के लिए है। लाइफ़ और जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, उसको फुल्ली एक्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी, टीवी, इनको 5% नहीं 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया है, जो कि 28 से शिफ्ट किया गया था। वहीं जो टोबैको है और पान मसाला वगैरह जिससे ज़िंदगी खतरे में होती है, ये सिन गुड्स के अंतर्गत आते हैं। अब इन पर जो भी टैक्स लगाएगा जाएगा, वो उनके रिटेल सेल प्राइस पर लगेगा, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये सारे जो मेजर चेंजेस थे, ये मैंने आपको पढ़ा के रखा है। अब जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि कलेक्टेड किया जाता है इंटरमीडिएटरीज के द्वारा। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 4 जीएसटी होता है। सेंट्रल की बात करें, स्टेट की बात करें, यूटी की बात करें और सबको मिला दें तो इंटीग्रेटेड बन जाता है। तो ये बात भी मैंने आपको समझा के रखा हुआ है। अब आइए, आपने न्यूज़ को ध्यान से पढ़ लिया है, तो अब इसका सवाल का जवाब दीजिए। बोलता है कि इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या स्टेटमेंट सही है? तो जीएसटी जो सर्टेन कोऑपरेटिव सर्विसेज है, जो डेयरी से रिलेटेड हैं, उनको 18% से 5% कर दिया गया है 2025 में। और देखिए, अगर न्यूज़ की अगर हम बात करें, तो जीएसटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 5% या फिर एक्सेम्प्ट कर दिया गया है केसेज़ में, कुछ केसेज़ में। तो अब देखिए, अब नो जीएसटी ऑन मिल्क एंड पनीर, 5% ऑन बटर एंड घी लगेगा, यानी कि केवल जीएसटी अब मिल्क और पनीर पर नहीं लगेगा, ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ा दिया था। अब जो जीएसटी है कोऑपरेटिव प्रोसेस्ड फूड पर, प्रोसेस का मतलब होता है जैसे टमाटर है और टमाटर से आपने उसको चटनी बना दिया, यानी कि केचअप बना दिया, तो ये आपका प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। अब चीज़ हो गया, पास्ता हो गया, नमकीन हो गए, जैम्स हो गए, चिली हो गया, फ्रूट हो गया, पल्प एंड जूस बेस्ड ड्रिंक्स हो गया, इनको 5% में ला दिया गया है। तो ये मेजर चेंजेस थे, इसको भी आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यानी कि जो पहला है ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 1/4 वर्ल्ड का मिल्क प्रोडक्शन को, ये भी बिल्कुल सही है, ये एक आंकड़ा है, इसको याद कर सकते हैं। जो स्लोगन है सहकार से समृद्धि तक, ये एसोसिएटेड है इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट से, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यानी कि सॉरी 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों सही उत्तर हैं। तो इस सवाल का जवाब हो गया और ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर जीएसटी से संबंधित कुछ और चीज़ें याद कर कर लीजिए कि जीएसटी को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को, वहीं पहली कंट्री 1954 में फ्रांस ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। भारत के स्टेट की बात करें तो असम पहला राज्य है। वहीं अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन के ज़रिए इसे लाया गया था। वहीं अगर आर्टिकल 246 ए की बात करें तो ये पार्लियामेंट और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इनको पावर देता है कि वो लॉ बना सकते हैं जीएसटी के लिए। वहीं आर्टिकल 279 ए एस्टेब्लिशमेंट और फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। आइए, कुछ और पॉइंट्स जान लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिखित परीक्षा में आपको लिखने में काम आ सकता है। तो अगर ग्लोबल लीडरशिप के दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल है 24% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का, जो कि आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा कि 1/4 पूरे दुनिया का भारत मिल्क प्रोड्यूस करता है।
और अगर प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन 146.3 मिलियन टन जो 2014-15 में हुआ करता था, 2023-24 में ये आंकड़ा 239.2 मिलियन टन्स हो गया है। वहीं अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो डेयरी इंडस्ट्री है वो नेशनल इकोनॉमी में अपना 5% का कंट्रीब्यूशन देती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर, क्योंकि ये सवाल निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। रशिया ने एक कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है इंटेरोमिक्स। चलिए ये सारी बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रूशियल्स होते हैं किसमें, हमारे सेल्स में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में और साथ ही साथ वायरसेस में। अब ये किस चीज़ से कंपोज होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से कंपोज होते हैं जो कि मोनोमर कंपोनेंट है किसका, 5 कार्बन शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का और साथ ही साथ नाइट्रोजिनस बेस का। जो 2 मेन क्लासेज हैं न्यूक्लिक एसिड का, उसको हम कहते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और साथ ही साथ राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अगर शुगर, राइबोज और पॉलीमर जो होता है वो आरएनए होता है, और अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज होता है तो ये भी एक तरह का वेरिएंट है किसका, राइबोज का, और जो पॉलीमर बनता है उसको हम डीएनए कहते हैं। तो अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं तो अब हम आपको बता देते हैं कि आरएनए क्या होता है। अब आरएनए और डीएनए आपने समझ लिया है, तो देखिए आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, और इसमें क्या होता है आपको तो सिंगल स्ट्रैंडेड आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये स्पाइरल शेप है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में बना हुआ है। और इसके अंदर क्या-क्या होता है, तो इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो होता है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल होता है। वहीं अगर डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी मैंने बताया यानी कि डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स का निर्माण करता है ये। जिसमें कि जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायामिन। तो आपने क्या देखा कि ये 3 नाम तो इन कंपाउंड्स में कॉमन है, लेकिन जो यूरासिल है वो आरएनए में यूज़ होता है और जो थायमिन होता है वो आपको पाया जाता है डीएनए में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये बातें याद रखिएगा। अब आते हैं एमआरएनए का मतलब हम जानते हैं कि एमआरएनए क्या होता है। तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए के भी नाम से जाना जाता है। अब ये भी एक तरह का सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए होता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करने में मदद करता है। अब ये बात आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको समझा देते हैं कि कैंसर का डेफ़िनिशन क्या होता है। तो कैंसर का मतलब होता है, कैंसर एक तरह का डिज़ीज़ है जो कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ किसके कारण, तो जो एब्नॉर्मल सेल्स होते हैं अगर उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है, जिस कारण से जो हेल्दी टिश्यू हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं शरीर में और साथ ही साथ ऑर्गन्स भी। तो ये आपका कैंसर का रूप ले लेता है। तो आपने कैंसर के बारे में भी जान लिया, डीएनए, आरएनए भी आप अब समझ गए। अब न्यूज़ किससे संबंधित है? तो न्यूज़ संबंधित है कोलोरेक्टल कैंसर से। अब कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? तो कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है आपका, ये आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। आपको ये बात याद रखना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में अकर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर नहीं होता है। अब ये जो आखिरी पार्ट आप देख रहे हैं, रेक्टम की बात देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कोलोन की बात की जा रही है। तो कोलोन में भी जैसे-जैसे यहाँ अगर शुरुआत जो खत्म होता है, ये वाला जो पॉइंट खत्म होता है पेट के अंदर और यहाँ से जो चालू होता है इसको कोलोन बोला जाता है। तो पहले वाले को असेंडिंग, दूसरे को डिसेंडिंग और तीसरे को सिग्मॉइड कोलन कहा जाता है। और ये आपका आखिरी कॉलम है जिसको कि डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है और उसके नीचे आपका जो भाग होता है वो रेक्टम होता है। तो अब इसका नाम जो है कोलोरेक्टल कैंसर होता है। कहाँ पर होता है? तो ये तो कोलोन में होगा या फिर रेक्टम में होगा, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके आखिरी भाग में होता है। तो अब आप समझ गए होंगे और ये पॉलिप से स्टार्ट होता है। इसका जो अर्ली स्टेजेज़ में है, कोई सिम्पटम नहीं होता है, लेकिन जो कॉमन सिम्पटम्स है, वो ब्लड आना चालू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लगता है, साथ ही साथ फटीग भी होने लगता है। तो ये सारे इस कैंसर के मतलब सिम्पटम्स हैं जो आपको दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं इसको। अब कैंसर के बारे में भी जान लीजिए, तो दुनिया में जो नए 3 तरह के कैंसर्स फैल रहे हैं, उनमें जो सबसे फ़ेमस कैंसर है वो लंग कैंसर है, दूसरे नंबर पर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर है और तीसरे नंबर पर कोलोरेक्टल कैंसर है। यानी कि जो हाईएस्ट टाइप ऑफ कैंसर ग्लोबली है, नए केसेज़ के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें तीसरे नंबर पर आता है आपका कोलोरेक्टल कैंसर। अब आइए न्यूज़ को जानेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ बेसिक समझा दिया है, अब आप समझ जाएँगे कि न्यूज़ क्या है। तो रशिया ने इंटेरोमिक्स कैंसर वैक्सीन बनाया है। अब ये जो वैक्सीन है ये एमआरएनए पर बेस्ड है। तो अब इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, इंटेरोमिक्स इसका नाम है। ये वैक्सीन कोलोरेक्टल कैंसर को टारगेट करता है।
अर्ली क्लिनिकल अगर ट्रायल्स में इसने 100% एफिकेसी और सेफ्टी दिखाया है। अब क्या है इंटेरोमिक्स ये भी जान लीजिए। तो ये एक एमआरए वैक्सीन है, जैसे कोविड-19 के लिए फाइज़र और जो मॉडर्ना वैक्सीन था, उसी तरह से ये भी काम करता है। और डिफरेंस ये है कि ये थेरेप्टिक वैक्सीन है, मतलब ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कैंसर को ये ट्रीट करता है, प्रिवेंट नहीं करता है ये। वैक्सीन बॉडी की सेल को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो एंटीजन बनाए, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगर ट्रायल के रिजल्ट्स की बात करें, तो जो अर्ली फेज क्लिनिकल ट्रायल है उसमें 100% पेशेंट में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। कोई मेजर साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये टारगेट कर रहा है कोलोरेक्टल कैंसर, जो दुनिया का थर्ड मोस्ट कैंसर है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वहीं अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो अगर लार्ज ट्रायल्स में भी ये इफेक्टिव रहा, तो केमोथेरेपी की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। वहीं कैंसर का मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा। एमआरएनए टेक्नोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज के अलावा कैंसर में भी यूजफुल प्रूव होना चालू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेज़ भी हैं। अब अगर इसके हम चैलेंजेज़ की बात करते हैं, तो जो मेजर चैलेंजेज़ है, अभी सिर्फ़ अर्ली फेज ट्रायल हुआ है, लार्ज स्केल टेस्टिंग अभी बाकी है, कॉस्ट हाई हो सकता है क्योंकि एमआरएनए जो वैक्सीन होता है वो एक्सपेंसिव होता है। वहीं अप्रूवल और ग्लोबल रोल आउट में भी अभी टाइम लगेगा। अगर इंडिया के एंगल से देखें, तो इंडिया में भी कोलोरेक्टल और जीआई कैंसर रैपिडली बढ़ रहा है। अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुली होता है, तो इंडिया बायोटेक कोलैबोरेशन और कैंसर ट्रीटमेंट में फ़ायदा उठा सकता है। तो चलिए, अब आपने न्यूज़ समझ लिया है पूरी अच्छे तरीके से, तो इस सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिए। एमआरएनए जो वैक्सीन बनाया गया है उसका नाम तो आपको मालूम ही है। दे वर्क बाय डिलीवरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल सेल टू प्रोड्यूस एंटीजन, बिल्कुल सही है। इंटेरोमिक्स एंड एमआरएनए वैक्सीन डेवलप्ड बाय रसिया हैज़ शोन अर्ली सक्सेस इन ट्रीटिंग कोलोरेक्टल कैंसर, ये भी बिल्कुल सही है। अनलाइक ट्रेडिशनल मेडिसिन, एमआरए वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव ओनली एंड कैन नॉट बी यूज्ड थेरेप्टिकली, बिल्कुल ये गलत है। मैंने अभी आपको इस लाइन को पढ़ी है, मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल को। और वर्क कैसा यूज़ करता है, तो थेरेप्टिक वैक्सीन की तरह ये यूज़ किया जा सकता है। ट्रेडिशनल वैक्सीन की तरह इसको यूज़ नहीं किया जाता है। यानी कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो थेरेप्टिक वैक्सीन है, जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कैंसर है, उसको ट्रीट करता है, प्रिवेंट नहीं करता है। ये लाइन को याद रख लीजिएगा। तो यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है, वो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इज़राइल ने लॉन्च किया है ओफेक 19 स्पाई सैटेलाइट। देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इज़राइल का हमेशा उस एरिया में टेंशन बना रहता है। वेस्ट एशिया में इज़राइल एक कंट्री है, जिसको कि हमेशा ईरान से, सीरिया से, लेबनान से खतरा बना रहता है। जिस कारण से इज़राइल हमेशा अपने टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहता है, ताकि अपनी जनता को वो प्रोटेक्ट कर सके। चलिए, अब बढ़ते हैं न्यूज़ पर। तो इज़राइल ने अपना नया स्पाइस रिकोनाइंस सैटेलाइट ओफिक 19 सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इसको ऑफिशियल्स ने डिस्क्राइब किया है आई ऑन आवर एनिमीज। तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, आई ऑन आवर एनिमीज, इससे सवाल बन सकता है। अब ये इज़राइल की सर्विलांस और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगर इसके बात करें डिटेल की, तो जो ओफेक सीरीज है, इज़राइल का अपना स्पाई सैटेलाइट प्रोग्राम है। पहले ओफेक 1988 में लॉन्च हुआ था। अगर लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो शेविट रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, पाल मचीन एयरबेस इज़राइल से। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। वहीं अगर आगे बढ़ें, तो जो टेक्नोलॉजी है, ये हाई रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग सिस्टम, जो कि एडवाइज़रीज़ के एक्टिविटीज़ से मॉनिटर कर सकता है, यानी ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह वगैरह, जो भी मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब अगर इसका पर्पस देखें, तो ज़ाहिर-सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी यानी एनिमीज़ पर नज़र रखना और बॉर्डर पर थ्रेट्स है, उसको डिटेक्ट करना इसका मेन पर्पस है। वहीं टेरर एक्टिविटीज़ और रीजनल मूवमेंट को ट्रैक करना है। साथ ही साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बूस्ट करना इसका मेन काम है। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस को देखें, तो इज़राइल यूएन फ्यू कंट्रीज़ में आता है जिनके पास इंडिपेंडेंट सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी है। ये स्पेस बेस्ड डिफेंस और इंटेलिजेंस में उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में इज़राइल की डिटरेंस पावर और बढ़ गई है। वहीं अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो यूएस, रसिया, चाइना, इंडिया के पास भी अपने स्पाई सैटेलाइट्स हैं। अब अगर इंडिया की बात करें, तो याद कर लीजिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सा सीरीज़ का है, तो इंडिया का रीसेट सीरीज़ जो है स्पाई सैटेलाइट का काम करता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें
तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड दिखाता है जहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी जो है एक तरह का सिक्योरिटी एडवांटेजेस का काम कर रहा है। वहीं अगर इसके कंसर्न को देखें तो वेस्ट एशिया में टेंशन्स और बढ़ सकता है इससे। आर्म रेस में स्पेस का रिस्क बढ़ सकता है। मिलिटराइजेशन और आउटर स्पेस पर ग्लोबल डिबेट भी ज़रूरी है। अब आइए इसको समझ लिया है आपने तो इज़राइल कंट्रीज़ को भी जान लीजिए। अब इज़राइल मैंने आपको बताया कि अगर आप भारत से नॉर्थ हो गया ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब जाएँगे आप तो यहाँ पर एक कंट्री दिखाई पड़ेगा जो कि इज़राइल है। अब देखिए इज़राइल इज़राइल की राजधानी है जेरूसलेम, वहीं प्रेसिडेंट हैं यहाँ के इसहाक हर्ज़ोग और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ऑफ़िशियल लैंग्वेज है हिब्रू। और अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब देखिए इससे घिरने वाले बॉर्डर कौन-कौन से हैं यानी कौन-कौन सी कंट्रीज़ इसको टच करती है तो लेबनान, उसी तरह से सीरिया, जॉर्डन और उसके बाद आपको इजिप्ट और साथ ही साथ ये मेडिटेरेनियन सी से भी बॉर्डर लगाता है। तो ये सारे के सारे सवाल हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आइए आपने लेक्चर को अगर अच्छे से सुना है तो इस सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिए। विथ रेफरेंस टू द इज़राइल ओपेक सैटेलाइट से संबंधित कौन-सी बातें सही हैं या फिर कौन-सी गलत है? तो देखिए बोलता है कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च टू इम्प्रूव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन इज़राइल। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सबसे शुरुआत में ही क्या बताया आपको कि ये ब्रॉडबैंड के लिए नहीं यूज़ है, ठीक है? ये रिकोनाइंस सैटेलाइट है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको लॉन्च किया गया है इज़राइल के सैविट रॉकेट से, पलमाचिम एयरबेस से, ये बिल्कुल सही है। ओफेक 19 इज़ डिज़ाइन्ड प्राइमरली फॉर द रिकोनाइंस एंड द इंटेलिजेंस गैदरिंग पर्पसेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 एंड 3। अब आपके मन में शायद आपको ये बात नहीं पता हो कि जो ये लिखा हुआ है रिकोनायंस या फिर ये जो रिकोनायंस सैटेलाइट होता है, ये क्या होता है? तो ये एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। मैं आपको लिख भी देता हूँ कि रिकोनायंस सैटेलाइट का मतलब होता है कि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। अब इसका काम क्या होता है? तो ज़ाहिर-सी बात है इसका यूज़ या तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए होता है या तो इंटेलिजेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर अंडर सी केबल कट हो गया है रेड सी में। चलिए न्यूज़ को बाद में देखेंगे, पहले आपको सभी कुछ समझा दिया जाए। देखिए रेड सी कहाँ पर है? तो आप देखेंगे कि रेड सी जो है सऊदी अरबिया से लगा हुआ है, इजिप्ट से, सूडान से, यमन से लगा हुआ है, अरेबियन सी से आप देखेंगे तो ये मैंने डायरेक्शन बना के रखा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेके जहाँ स्विच कैनल लिखा हुआ है, ये सारा पोर्शन रेड सी का कहलाता है, जिसके बाद गल्फ ऑफ एडेन आता है। और यही रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसको बाब एल मंडेब कहा जाता है और साथ ही साथ जो मेडिटेरेनियन सी है और रेड सी से जुड़ने वाला जो कैनाल है इसको बोला जाता है स्वेज कैनाल। तो देखिए यहीं पर जो केबल अंडरलाइन केबल जो जाता है पानी के समुद्र के अंदर से वो कट हो गया है यानी कि उसमें डिसरप्शंस आ गया है। तो ये बात आप समझ गए। उसके बाद अब आपको क्या समझना है? इसके बाद आपको समझना है फाइबर ऑप्टिक्स, लेकिन उससे पहले होने वाली प्रक्रियाओं को भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो रेयरर मीडियम होता है, आपको 2 तरह का मीडियम होता है, एक को कहा जाता है रेयरर मीडियम और दूसरे को कहा जाता है डेंसर मीडियम। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए और साथ ही साथ आपको सी का यूज़ करना है। सी का मतलब हो गया यहाँ पर 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो रेयरर मीडियम की बात करें तो जहाँ पर भी लाइट जो है फास्टर ट्रैवल करता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो सी कैसा होगा, तो यहाँ पर सी फास्टर ट्रैवल करेगा अगर डेंसर के कंपेयर करेंगे तब, यानी डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रेयरर मीडियम होता है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट फास्टर ट्रैवल करता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट धीरे ट्रैवल करता है। वहीं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ज़्यादा होता है यानी उल्टा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है यानी कि लेस होता है। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए अब यहाँ पर एक मीडियम N1 है और एक मीडियम क्या है यहाँ पर N2 है। तो ये जो आपका N1 है, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये जो N2 है, ये आपका रेयरर मीडियम है। तो देखिए जब भी अगर कोई लाइट रेज़ डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो जो लाइट है वो बेंड कर जाएगा। मीडियम चेंज होने के कारण 90 डिग्री पर वो चेंज नहीं होता है, इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। तो अब जैसे-जैसे हम एंगल को चेंज करेंगे तो सबसे शुरुआती एंगल में मैंने थीटा 1 लिया, तो थीटा 1 लेने से क्या हुआ कि जो मेरा लाइट रे यहाँ से निकला, अब ये जाकर यहाँ पर थीटा 2 एंगल पर बेंड हो गया। वहीं एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पर, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो कहाँ पर आके मुड़ जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा और जिस टाइम पर ये 90 डिग्री आएगा, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और इस एंगल के बाद क्रिटिकल एंगल के बाद जो लाइट रे डेंसर मीडियम से चला था, वो डेंसर मीडियम में ही बेंड होना चालू कर देगा।
तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, इसी पॉइंट के प्रक्रिया के बाद जो है, जो लाइट का प्रक्रिया बन जाता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाने लगता है। यानी कि डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही ट्रैवल कर रहा है। तो अब जो रेट ऑफ स्पीड होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट केबल में। तो अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स को समझेंगे, तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसका एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है आपको फाइबर ऑप्टिक्स। अब फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कि ट्रांसमिट करता है डेटा लाइट पल्स के रूप में, और जो ये आपका डेटा केबल होता है, जिसके अंदर जो तार होती है वो बाल के पतला के बराबर होता है, यानी बाल जितना पतला होता है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अब इसका काम क्या है? तो इसमें जो प्रक्रिया यूज़ होता है टीआईआर होता है, और ये जो मेथड है वो इनेबल करता है हाई स्पीड, हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन, और काफ़ी दूर तक किया जा सकता है। आप देखिए कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो सिग्नल लॉस भी होता है वो मिनिमम होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बताया, क्योंकि टीआईआर में एक समय ऐसा आता है कि जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है, उसी मीडियम में वो लाइट ट्रैवल करना चालू कर दे रहा है, यानी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, जिस कारण से जो लाइट है उसका स्पीड बना रहेगा, और लाइट के ही फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, इसीलिए ये फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब आइए न्यूज़ को समझ लीजिए कि न्यूज़ क्या हुआ है। तो अब अगर हम न्यूज़ के दृष्टिकोण से देखें, तो जो हमारे पास रेड सी है, उसमें केबल कट हो गया है। अब इसके केबल कट होने से क्या होगा? तो ये अंडर सी केबल कौन बनाता है, कैसे बिछाता है, ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले सबमरीन केबल क्या होता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, जो ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफ़िक का 95% हिस्सा कैरी करता है। इन्हें सी बेड पर ले किया जाता है, यानी रखा जाता है हज़ारों किलोमीटर तक, और जो इसमें स्पीड होता है डेटा ट्रांसफ़र का, वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है। अब अगर कौन-सी कंपनियाँ इसमें हैं, जो बिछाने में काम करती है इन केबल्स को, तो गूगल है, मेटा है, और अगर जापान की कुछ कंपनियों का नाम बताएँ तो एनईसी है, अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क है, जो फ्रांस की कंपनी है, जो इस केबल को बिछाने का काम करती है। तो अब ये कट हो गया है, कट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। समुद्र के अंदर जो भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकता है, इस कारण से भी वहाँ पर डिसरप्शन हो सकता है। साथ ही साथ जो फिशिंग नेट वगैरह का यूज़ किया जाता है, उससे भी केबल कट हो सकता है। तो अब इसको रिपेयर करने में कम से कम हफ्ते दिन का तो समय लगेगा ही। तो जो रेड सी और जो स्वेज कैनाल है, एक ग्लोबल इंटरनेट चोक पॉइंट है, याद रखिएगा। तो अब कुछ दिन के लिए ग्लोबल इंटरनेट स्लो डाउन रहेगा। कौन-कौन से तो बात करें, तो वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट एशिया और अफ्रीका की बात करें, इंडिया तक को ये इम्पैक्ट करता हुआ जाएगा। रिपेयर जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, कंपनियाँ लगी हुई हैं इसको रिपेयर करने में। तो ये न्यूज़ था, लेकिन आपको समझाना था साइंस के पॉइंट से कि टीआईआर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रेयर और टेंसर मीडियम क्या होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर सेक्शन की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। तो गुयाना के फिर से प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, जिनका नाम है इरफान अली। इनको बधाई दिए हैं पीएम मोदी, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है, यानी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में नए गुयाना के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है इरफान अली। अब अगर गुयाना की बात करें, तो गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, आप देख सकते हैं इस जगह पर। वहीं अगर गुयाना की बात करें, तो इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है, प्रेसिडेंट इरफान अली बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क फिलिप्स। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस अपॉइंटमेंट को। साथ ही साथ ये भी याद कर लीजिएगा कि शिगेरू इशिबा, अब आप शिगेरू इशिबा का नाम मेरे मुँह से कई बार सुने होंगे, जो कि जापान के पीएम थे। तो अब ये हट चुके हैं, यानी कि अब इनको जापान के पीएम पद से हटा दिया गया है। वहीं साथ-साथ एक और नाम यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इनका नाम है डेविड लेमी। अब इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि ये हार गए हैं चुनाव में। तो चलिए अब इनका नाम भी याद कर लीजिए, तो इनका नाम क्या है? तो डेविड लेमी। अब ये डेविड लेमी हैं कौन? तो यूके के ये डिप्टी पीएम हैं। अब इनको बना दिया गया है, क्योंकि जो पहले डिप्टी पीएम हैं वो एग्ज़िट कर चुके हैं, जिनका नाम रेनर था। तो ये 3 इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और जो रेज़िग्नेशन है, इसको याद कर लीजिएगा कि इरफान अली कहाँ के? गुयाना के। उसी तरह शिगेरू इशिबा जापान के पीएम अब नहीं हैं। अब डेविड लेमी की बात करें, तो यूके के नए डिप्टी पीएम बन चुके हैं। तो तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अनुपर्णा रॉय को वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल, जो 82वां फ़िल्म फेस्टिवल है, अब वेनिस कहाँ पर है? तो इटली में है, याद रखिएगा। इनको सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज़ ये मूवी है, इसके लिए वेनिस का प्राइज़ दिया गया है। अब बता दें कि जो फ़िल्म है वो 2 माइग्रेंट वुमेन, यानी कि कोई बाहर से मुंबई में रहने के लिए आई हैं, उनके जीवन को परिदृश्य किया गया है इस फ़िल्म के अंतर्गत। तो 82वां फ़िल्म फेस्टिवल वेनिस में हुआ है। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज़ किसको दिया गया है? अनुपर्णा रॉय को दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं।
आइए बढ़ते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के सेक्शन पे, ये आपसे निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखिए इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज़ ओलंपियाड कहाँ पर हुआ है 2025 का? चाइना में। तो यहाँ पर इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज भारतीय टीम के द्वारा ये जीता गया है। अब अगर हम आपको बात करें तो जो गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है रेयांश गुप्ता, याद कर लीजिएगा। सवाल इन्हीं से बनेगा क्योंकि इन्होंने गोल्ड भी जीता है और साथ ही साथ एक सिल्वर भी जीता है, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा बस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स सेक्शन या फिर फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग आप कह लीजिए इसको। तो मैक्स वर्स्टेपन ने यहाँ पर जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, उसको जीत लिया है। वहीं अगर लैंडो नॉरिस की बात करें तो इन्होंने दूसरा स्थान लिया है और जो पिएस्ट्री हैं, अब पिएस्ट्री ने जो है ऑस्कर पिएस्ट्री इनका नाम है, मैं लिख देता हूँ, इनका नाम ऑस्कर पिएस्ट्री है जिनको तीसरा स्थान मिला है और ये क्या है? लैंडो नॉरिस हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। तीनों घूम-फिर के कोई ना कोई रेस जीत रहे हैं। तो इस बार जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर सेक्शन की ओर। स्पोर्ट्स सेक्शन में हम देखेंगे कि भारत की जो कंपाउंड आर्चरी टीम है वो गोल्ड जीत लिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप आर्चरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहा है? तो ये ग्वांग्जू साउथ कोरिया में हो रहा है। भारत ने किसको हराकर जीता है? तो फ्रांस को हराकर जीत लिया है। इंडिया की मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम याद रखिएगा पहली बार गोल्ड मेडल जीत रही है, इसलिए ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बनना निश्चित हो गया है, याद कर लीजिएगा। अब इससे पहले भी ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव ने सिल्वर जीता था, किसको? तो नीदरलैंड से हार कर जीता था। और अगर 23 साल के ओल्ड ऋषभ की बात करें तो इन्होंने और साथ ही साथ जो इनके टीममेट्स हैं अमान सैनी और प्रथमेश फ्यूज़, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर बाउंस बैक किया और भारत को गोल्ड मेडल जिता दिया और साथ ही साथ कंपाउंड टीम जो है आर्चरी ने गोल्ड मेडल पहली बार भारत लेकर आ गया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी करंट अफेयर सेक्शन पे, जहाँ पर आपको एक इंस्पिरेशन की तरह इसको लेना चाहिए, साथ ही साथ ये एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। 102 साल के जिनका नाम है कोकिची अकुजावा। अब ये नाम इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो चुके हैं जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट फूजी को। अब अगर माउंट फूजी की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये जापान में है। मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है कि जापान में 4 मेन आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। तो जो होन्शु आइलैंड है, आपको बता दें कि जापान का जो होन्शु आइलैंड है, क्योंकि ये सवाल आपसे बन सकता है, वहीं पर ये जो माउंट फूजी है, माउंट फूजी वहीं पर सिचुएटेड है। अब अगर इसके हाइट की बात करें, तो माउंट फूजी का हाइट अगर देखेंगे आप तो ये 3800 मीटर ऊँचा है। तो इसको क्लाइंब कर लिया है 102 साल के, इनका नाम है कोकिची अकुजावा। तो ये थे टॉप करंट अफेयर्स जो आपके 9 सितंबर से थे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।